नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि अपने कल जो क्लास जो देखी थी वो समसूत्री विभाजन की थी। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, और जिसमें वृद्धि, मरम्मत, ठीक है, अलैंगिक जनन जिनके द्वारा जो होता है ये अर्धसूत्री जो होता है समसूत्री जो होता है वो उनमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा एक विभाजन जो था जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन नाम से पता लगा, अर्ध का मतलब होता है आधा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी मातृ कोशिका से बनने वाली दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ऐसे विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, ये जो मोस्टली जो पाया जाता है वो होता है लैंगिक कोशिकाओं के अंदर, जो जनन कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। लैंगिक जनन में ये जो होता है वहां पे पाया जाता है, और वहां पे ये बनाता है युग्मक। क्या बनाते हैं? युग्मक बनते हैं, यानी गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे कि क्या होता है ये अर्धसूत्री विभाजन। पहली स्लाइड जो है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो होता कहां पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये लैंगिक जनन जो कोशिकाएं होती है वहां पे होता है। ठीक है, लैंगिक जनन जो कोशिका है वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर लैंगिक जनन जो कोशिका है उनके अंदर पाया जाता है, और ये क्या बनाता है? युग्मकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है? युग्मकों के निर्माण में। ठीक है, युग्मकों के निर्माण में ये काम आता है। युग्मकों के निर्माण में ये जो आता है जिसमें नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नर युग्मक में आप देखोगे तो अपने अंदर जो बनते हैं वो होते हैं शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक में बनते हैं वो होते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका, या इसको ओवम भी कहा जाता है। ओवम का निर्माण जो होता है वो मादा युग्मक है। युग्मक का मतलब है गैमेट्स, यानी ये गैमेट्स बनाते हैं। इसकी सबसे पहले खोज जो की थी वो वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। वीजमैन ने इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, और लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो वीजमैन ने, और इसका नाम जो था वो फॉर्मर और मूरे ने दिया था। फॉर्मर और मूरे ने इसका नामकरण दिया था। ठीक है, तो आधा वीजमैन, ठीक है, वीजमैन का जो है वो अर्धसूत्री विभाजन को देने वाला या खोजने वाला जो था वो कौन था? वीजमैन था। और फॉर्मर और मूरे, ठीक है, फॉर्मर और मूरे, ठीक है, इन्होंने इसको नामकरण दिया था कि इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाएगा। ये विभाजन जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। पहली चीज याद रखना इसके अंदर कि ये किस कहां पे होता है? जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। और किसका निर्माण करता है? ये युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं के अंदर होता है और युग्मकों का निर्माण हेतु इसको देखा गया है। ये विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी है। सपोज मान लो एक कोशिका है जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका के अंदर अपन देखेंगे तो ये जैसे 2n है। 2n का मतलब आपको पहले भी बताया था, 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड, यानी द्विगुणित। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड जिसमें गुणसूत्र जो है वो पूरे हैं, जिसको बोला जाता है द्विगुणित। क्या बोला जाता है? द्विगुणित। और अगर n जो है वो है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, और इसको बोला जाता है अगुणित। क्या बोला जाता है? अगुणित। ठीक है, तो ये कैसी सेल है? हमेशा जो सेल होगी वो कैसी होगी? अपने अंदर जो होती है वो डिप्लॉइड सेल होती है। जनन कोशिका की सेल भी डिप्लॉइड होती है, लेकिन जब इसमें मियोसिस होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसके द्वारा जो बनने वाली कोशिका है उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या वो कैसी रह जाती है? n रह जाती है। सपोज मान लो अपने अंदर 46 है। ठीक है, जब 46 वाले कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तब उसकी जो बनने वाली जो संतति कोशिका है, यानी इनको बोलेंगे पुत्री कोशिका। ठीक है, तो पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी, मतलब 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर विभाजन जो है वो ये होता है। जनन कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो बनने वाले युग्मक है ये क्या होंगे? युग्मक होंगे। क्या होंगे? युग्मक होते हैं। ठीक है, युग्मकों के अंदर ये जो गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है।
ठीक है, तो इस आदि होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, इसको रेडेक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, रेडेक्शनल डिवीजन, इसको रेडेक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडेक्शन होता है, मतलब कमियां हो रही है। किसकी कमी हो रही है, गुणसूत्रों की संख्या के अंदर। विभाजन के द्वारा निर्मित युग्मक आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। अच्छा, जो युग्मक बनेंगे, क्यों, देखो, क्योंकि इसमें से जो 46 जो थे, 2n जो थे, उसमें से n आधा n इसमें आया, एक n इसमें आया, तो गुणसूत्र जो थे वो आधे। और आपको बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिक वाहक होते हैं, और उसके अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ है, और जिनके ऊपर होती है जीन, और जीन जो होती है वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या लेके जाती है, गुणों को लेके जाती है। तो इसमें n आया, आधा इसमें आया, तो ये गुण जो इसके अंदर जीन होगी वही गुण यहाँ पे आगे जाके प्रकट होंगे, अगर वो निषेधित करेगी तो। ठीक है, और इसमें भी जो गुण इसके में होंगे वो आगे जाके प्रकट होंगे। यानी ये जो आनुवंशिक रूप से जो युग्मक बनते हैं ये आपस में भिन्न है, ये अलग अलग है। अब पता नहीं कौन सी इसमें जीन आई है, उसके हिसाब पे ये होंगे, इसमें जीन होगी वो अलग होगी, इसमें जीन होगी वो अलग होगी। तो ये आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, याद रखना। और इसका कारण जो होता है वो होता है जीन विनिमय। मेन कारण क्या है, जीन विनिमय होता है, जो आगे अपन इसको क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर अपन आगे देखेंगे कि जीन विनिमय क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जो युग्मक निर्माण में करता है। नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, वो इसी के कारण, इसी अर्धसूत्री विभाजन के कारण बनते हैं। ठीक है, इसको रेडेक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर आधी हो जाती है। ठीक है, इसकी खोज जो थी वो वीजमैन ने की थी, इसका नामकरण जो था वो फॉर्मर और मूरे ने कहा था, मूरे ने दिया था। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाली जो कोशिका होती है वो युग्मक निर्माण करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ में। लेकिन जब अपन कुछ प्लांट की बात करें तो जिसमें अंदर क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस होता है, जिनकी बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, यानी युग्मोद्भिद होती है उनके अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर वहां पे जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस होता है। तो दूसरी चीज, क्योंकि उनकी बॉडी एन ही होती है, उनकी बॉडी, जिनकी बॉडी एन होती है यानी युग्मोद्भिद होती है। ठीक है, तो उनके अंदर जाइगोट बनने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ में क्या होगा, युग्मक निर्माण में ही काम आएगा, युग्मक निर्माण के अंदर ही काम आता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 2n से n हो जाएगी। ठीक है, और युग्मक जो भी बनते हैं वो आपस में एक दूसरे से आनुवंशिक भिन्नता प्रकट करते हैं, क्योंकि इसका कारण जो होता है वो होता है जीन विनिमय। क्या कारण होता है, जीन विनिमय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी जो स्लाइड है जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, के दो विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री को दो भागों में बांटा। अच्छा, आपने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोशिका चक्र के अंदर, कोशिका चक्र के अंदर, जिसके अंदर अपने देखी थी इंटरफेज, ठीक है, तो इसके अंदर भी इंटरफेज होगी, यानी अंतरावस्था, अंतरावस्था इसमें भी पाई जाती। और दूसरी जो थी वो एम अवस्था थी। कौन सी थी, एम अवस्था। तो अपन बात करेंगे, क्योंकि अंतरावस्था को अपन ने समसूत्री विभाजन के अंदर पढ़ चुका है, तो सेम वैसे की वैसी यहाँ पे भी होगी। ठीक है, और दूसरी चीज एम अवस्था है, तो एम अवस्था को अपन पढ़ रहे हैं। एम अवस्था जो है वो दो भागों में बटती है। ठीक है, यानी पहली जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन पहला फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, इसको विषम रूपी विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाली कोशिका होती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, यानी दो है। दो का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो एक कोशिका है जिसके अंदर 2 है, n है। ठीक है, इससे कितनी बनी, दो कोशिका बनी, ये दो कोशिका बनी। ठीक है, ये कैसी है, n है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि इसके अंदर एक और विभाजन होता है जिससे वापस दो कोशिका बन जाती है, n और n, और इसमें भी वापस विभाजन होता है तो इसमें भी दो कोशिका बन जाती है। ठीक है, n और n। अच्छा, एक इसको, ये जो विभाजन है ये मियोसिस फर्स्ट है, और ये जो विभाजन होगा वो मियोसिस सेकेंड होगा। ये कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के दो प्रकार है, एक तो मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड है, यानी अर्धसूत्री फर्स्ट है और अर्धसूत्री सेकेंड है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड जो है, सेकेंड जो है वो आप देख रहे हो कि समसूत्री प्रकार का है, यानी समान रह रहा है, इसलिए समरूपी विभाजन बोला गया। इसमें क्या होता है, अलग अलग, ये 2n था और n हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विषम रूपी विभाजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। यानी अर्धसूत्री विभाजन जब भी पूरा होगा तो 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। लेकिन समसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तब उसके अंदर 2 कोशिकाएं बनती है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर कि मियोसिस कंप्लीट होने पे 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, और अर्धसूत्री समसूत्री कंप्लीट होने पे 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो होने के कारण यहाँ पे चारों जो बनी है वो
लेकिन अब जो सेकेंड वाला होता है ये, इसका जो टाइप जो है वो समसूत्री प्रकार का है, समसूत्री प्रकार का है, ठीक है, क्योंकि यहां से एन का एन ही रह रहा है, एन का एन ही रह रहा है। अब अपन देखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट में ये होता है, इसकी 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले जो है पूर्वावस्था जिसको बोला जाता है प्रोफेज, ठीक है, दूसरी होती है मध्यावस्था जिसको बोला जाता है मेटाफेज, ठीक है, पश्चावस्था जिसको बोला जाता है एनाफेज, ठीक है, अंत्यावस्था को बोला जाता है टीलोफेज, ठीक है, ये सब फर्स्ट में आएगी, फर्स्ट 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 और फर्स्ट, ठीक है, अंत्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, ठीक है, पश्चावस्था फर्स्ट और पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज थर्ड, सॉरी मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फिर प्रोफेज जो है उसकी भी अलग अलग अवस्था है। प्रोफेज में आप देखोगे तो पहला, सबसे पहला लेप्टोटीन है, ठीक है, फिर है जाइगोटीन है, ये दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे है, तीसरी जो है वो पैकाइटिन है, और चौथी जो है वो कौन सी है, डिप्लोटीन है, और पांचवी जो है वो इसी के नीचे आ गई है जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। यानी आज आप देखोगे कि प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था है वो 5 में बांटी गई है, 5 भागों के अंदर बांटी गई है, जिसमें पहली जो है वो लिप्टोटीन है, दूसरी जो है वो जाइगोटीन है, और तीसरी जो है पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। इन अवस्थाओं के बारे में अपन पर, ये पूरी प्रोफेज की अवस्था है, ठीक है, प्रोफेज की अवस्था है। प्रोफेज जो है वो इस अवस्था का सबसे बड़ा भाग, मतलब ज्यादा समय लेने वाला अवस्था है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्था जो है वो प्रोफेज फर्स्ट की है। फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज और फिर होता है टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज ये अवस्था पूरी होने के बाद में फिर जो कोशिका बनती है वो कहा जाती है सेकेंड वाले में, ठीक है, अर्धसूत्री सेकेंड। ये जो होता है अर्धसूत्री सेकेंड जो होता है ये समसूत्री प्रकार का है, समसूत्री प्रकार का है। किसके प्रकार का, ये समसूत्री प्रकार का विभाजन है, समसूत्री प्रकार का विभाजन है। इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो विभाजन होगा इसमें कुछ जो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से क्या हो रखी है, इस अवस्था में आधी हो जाती है। इसमें कैसी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, सॉरी इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, लेकिन इसमें कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, 2a से n बने, और फिर वापस n वाली जो होती है वो आगे चल के वापस n कोशिका ही बनाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट के जरिए आपको इसको समझाने की कोशिश की है। पहला है, आप देखने जाओगे तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या विषम रूपी विभाजन जो होता है उसकी सबसे पहली अवस्था है वो है पूर्वावस्था। कौन सी अवस्था है, पूर्वावस्था, जिसको बोलते हैं अपन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसकी भी पहली अवस्था जो है वो है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों में सघनता पाई जाती है, धीरे धीरे गुणसूत्र जो होते हैं, जो पहले आपको ऐसे थ्रेड लाइक दिख रहे थे, ठीक है, अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कुंडलन हो जाता है और संघनन हो जाता है। संघनन आ गया, डीएनए का कुंडलन होना और कुंडलित होते हैं, ठीक है, और उनका क्या हो जाता है, स्थूलन हो जाता है। स्थूलन से वो कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और थोड़े से मोटे होने लगते हैं, और कैसे होने लगते हैं, छोटे और मोटे होने लगते हैं स्थूलन के कारण। प्रत्येक गुणसूत्र अब 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होता है, 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एक गुणसूत्र है, ये एक, ठीक है, आप बीच में देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, सेंट्रोमियर, तो ये आपका क्या है, इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सेंट्रोमियर जो गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं इसको, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु से ये दोनों, अब 2 है यहाँ पे, आप देखोगे कि एक अकेला के अगर देखें तो अपन को इस तरह से नजर आएगा, ये एक क्रोमेटिड से, क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमेटिड जिनको बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, इसको बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। तो आपको बोलेंगे, अगर पूछा जाए कि भाई गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने से बने हुए होते हैं, कितने अर्ध गुणसूत्र से, तो 2 अर्ध गुणसूत्रों से बने हुए होते हैं। दोनों अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो कहां से लगे हुए रहते हैं, तो वो सेंट्रोमियर से लगे हुए रहते हैं। दोनों कहां से जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर से। तो यही कह रहा है कि गुणसूत्र जो है वो 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड, एक 1 और ये 2,
दो क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड कहां से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तो ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अभी भी स्पष्ट होती है इसके अंदर, आप देख रहे हो तो इधर आपको केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये केंद्रिका है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन आप देखो सेंट्रोसोम विद द सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल में बदल जाता है। ये प्रोसेस जो होता है वो कहां हो जाता है, अंतरावस्था के अंदर, यहाँ पे हो जाता है अंतरावस्था के अंदर। और यहाँ पे अभी क्या होगा, ये विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे, यानी अलग अलग ध्रुवों पे ये सेंट्रोसोम जो होते हैं यानी तारक काय जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लेप्टोटीन में क्या होता है, संघनन होता है, स्तुलन होता है, जिससे छोटे ये मोटे हो जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, दूसरा गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, अर्ध गुणसूत्रों के जो होते हैं, जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या होती है, उपस्थित होती है। दूसरी अवस्था है जिसका नाम है जाइगोटी। दूसरी जो अवस्था है जिसको युग्म सूत्र बोलते हैं, जिसको युग्मन बोलते हैं। ठीक है, जाइगोटीन, जाइगोटीन गुणसूत्र कुंडलित होकर छोटे एवं अधिक स्थूल, जैसे जैसे अपन प्रोपेज को पार करते जाएंगे, ठीक है, एक एक स्टेप में, तो गुणसूत्र छोटे और मोटे होते स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो स्थूल हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाते हैं, ये छोटे हो जाते हैं। समान यानी समजात गुणसूत्र क्रोमोसोम के एक छोर पर पास पास में आके युग्मन बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, युग्म सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म सूत्र। कैसे बनते हैं वो यहाँ देखिए आप। अच्छा, आपको देख रहे दो गुणसूत्र है, दोनों गुणसूत्र जब इनके पास पास में आते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे इनके बीच में सूत्र बन जाते हैं, यानी ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है सूत्र युग्मनज या सिनेप्स बोला जाता है। इस जगह को क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है, सिनेप्स। क्या बोला जाता है इसको, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, ये सिनेप्स जो है, यहां से गुणसूत्र पास पास में आ जाते हैं और ये आपस में क्या हो जाता है, युग्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहां से ये इसको सिनेप्टिक बोलते हैं, ये सिनेप्टिक है, ये इस तरह से पास में है। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी को युगली गुण, समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी को क्या बोलते हैं, युगली बोलते हैं, युगली गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसको बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट का मतलब होता है आपको 1 और 2 ये दिखाई देगा। ठीक है, यानी दो क्रोमेटिड दिखाई देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बाईवैलेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जाइगोटीन में याद रखना है, जाइगोट का मतलब होता है जैसे युग्मनज, युग्मज मतलब युग्म बनता है, दोनों जुड़ते हैं तब जाइगोट बनता है। दो जब सेल कोशिका जुड़ती है तो जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे भी यही है कि युग्मन बनता है, युग्मन होने पे ये आपस में पास पास में आ रहे हैं। ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है, सिनेप्टिक नोबल बन रहा है। ठीक है, तो इनके अंदर देखोगे तो ये गुणसूत्र आपस में ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे सिनेप्टिक नोबल बनाएंगे, इस तरह से जब पास पास में ये आएंगे। फिर होता है नेक्स्ट जो है, तीसरी जो है उसका नाम है पैकाइटिन। ठीक है, पैकाइटिन स्थूल युग्मित जो गुणसूत्र नामक इकाई को युगली कहा जाता है। अच्छा, युग्मित जो युगली किया जाता है, खाली देखो उसमें आया था युगली गुणसूत्र था, ये केवल क्या है, युगली है। ठीक है, युगली का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, जिसके कारण क्रोमेटिड से बनी होती है, अतः इसमें चतुष्की होती है, टेट्रावैलेंट होते हैं। कैसा होता है ये, टेट्रावैलेंट है। कैसा होता है ये, टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी 4 इसमें आर्म्स दिखाई देगी, 4 आर्म्स दिखाई देगी। ठीक है, धीरे धीरे पैकाइटिन अवस्था समाप्त होने पर जीन विनिमय आरंभ हो जाता है। ठीक है, अंतर विनिमय व पुनर्योजन एक्स आकृति का होता है।
एक्स आकृति क्या दिखाई। अब एक्स आकृति क्या होती है इसको देखते हैं अपन। चलो आप देख रहे होंगे कि गुणसूत्र जो है वो पास पास में आ गए, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रॉस बन रहा है। ऐसे क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। ठीक है, जहां पे क्रॉस बनता है उसको बोला जाता है कियाज उसको बोला जाता है कियाज मेटा। क्या बोला जाता है, कियाज मेटा। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, कियाज मेटा। देखो पहले वाले आपने देखा था कि पास पास में आए, युग्मक बना या, ठीक है, और या धीरे धीरे क्या बन गया, यहाँ पे कियाज मेटा। जहां पे कियाज मेटा बनता है वहीं पे ही होता है जीन का विनिमय। जीन का क्या होता है, विनिमय होता है। जीन का विनिमय होता है। ठीक है, तो जीन का विनिमय क्या होता है, कियाज मेटा के ऊपर। तो कियाज मेटा पे क्या होता है, जीन का विनिमय होता है। जीन क्या होता है, विनिमय, यानी इसके जीन इस पे चले जाएंगे, इसके जीन इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है वो क्या होता है, कियाज मेटा, यानी कियाज मेटा बनना है। यानी ये अवस्था जब पूर्ण होने लगती है तब तक जीन विनिमय आरंभ हो जाता है। मतलब यहां से जीन विनिमय आरंभ होगा। क्या होगा, जीन विनिमय आरंभ होगा। अंतर जीन विनिमय एवं पुनर्योजन एक्स आकृति दिखाई देती है, और इसका कियाज मेटा कहते हैं, कियाज मेटा। क्या बोला जाता है इसको, कियाज मेटा। ठीक है, बहुवचन कियाजमा और बहुवचन क्या हो जाएगा, कियाज मेटा हो जाएगा। ठीक है, क्या बनता है, कियाज मेटा। कियाज मेटा वह स्थान होता है, वह बिंदु होता है जहां पे क्या होता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जीन विनिमय को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, यानी जीन विनिमय वहां पे होगा। ठीक है, तो कियाज मेटा बन जाता है। ठीक है, जीन विनिमय आरंभ हो जाता है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से उठता है। कियाज मेटा क्या होता है, जहां पे जो समझात, समझात का मतलब ये समझात है, समझात। ठीक है, ये समझाते हैं, ये भी समझाते हैं, अपने आप में ये समझाते हैं, ये समझाते हैं। ठीक है, जब दो समझात, ठीक है, यानी आपस में तो वी जातीय हुए, जब वो दो वी जातीय के अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है जब एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। ठीक है, तो अतिव्यापन के जगह उसको क्या बोला जाता है, एक्स बनता है, एक्स आकृति बनती है, जिसको कियाज मेटा कहा जाता है। और जीन विनिमय जो होता है वो कियाज मेटा के स्थान पे होता है। देखो जो स्ट्रक्चर बना है क्रॉस वाला, उसको बोलेंगे अपन कियाज मेटा। और कियाज मेटा में क्या होगा, इसकी जीन इस पे चली जाएगी और इस वाले की जीन इस पे चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों जीन क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो कियाज मेटा में जीन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, या जीन का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान जो होता है, जीन जो होता है, जीन विनिमय होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो कहां पे होता है, तो कियाज मेटा पे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कियाज मेटा क्या है। ठीक है, कियाज मेटा पे क्या होता है, जीन विनिमय होता है। कियाज मेटा क्या है कि जब दो वी जातीय गुणसूत्र क्या करते हैं, एक दूसरे के, उनके जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, अतिव्यापित करते हैं या ओवरलैप करते हैं, जहां एक्स आकृति की संरचना बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कियाज मेटा बोला जाता है। और कियाज मेटा पे भी क्या होता है, जीन का विनिमय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में यह है कि गुणसूत्र अधिक कुंडलित हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्रोपेज अपन बढ़ते जाएंगे तो गुणसूत्र और कुंडलित होते जाएंगे और आसानी से अपने को छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का एक समजात युग्म दो वी जाती है, वी जाती है, देखो आ गया, वी जातीय को बोलेंगे जो सिस्टर है। ठीक है, अलग अलग क्रोमेटिड एक दूसरे के बिंदुओं से जुड़ जाते हैं और इन बिंदुओं पे क्या बनता है, कियाज मेटा बनता है। क्या बनता है, कियाज मेटा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड वाला और ब्लू वाला दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसी को ही बोलते हैं कियाज मेटा। क्या बोलते हैं, कियाजमा। और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, कियाज मेटा बोलेंगे। ठीक है, कियाज मेटा बोलते हैं। कियाज मेटा पर समजात गुणसूत्रों के बीच में क्रोमेटिड के खंड का जीन का विनिमय हो जाता है। जीन का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है, जिसे आनुवंशिक पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो
जब ये क्रोमोजोम आए, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या हुआ, ये दो कोण, यहां पे ये क्या है, क्याजमेटा है, ये पे क्या पे है, क्याजमा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो ब्लू वाला का जो कलर जो था वो रेड पे आ गया, रेड वाले का कलर कहां पे चला गया, ब्लू पे चला गया। इसी को ही बोला जाता है जीन विनिमय। क्या बोला जाता है, जीन विनिमय बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाएगा इसको क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जीन, अच्छा ये डीएनए में कुछ चेंजेस आए, तो जब जीन ट्रांसफर हुए तो डीएनए में भी चेंजेस आए, तो डीएनए कुछ नया डीएनए बना, इसलिए यहां पे क्या बोला जाता है, आनुवंशिक पुनर्योजन हुआ, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आया, यानी कुछ नई चीज आई है, रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कोई ऐड हुआ है इसके अंदर, इसके बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने अब शुरुआत की, जो फर्स्ट स्लाइड जो आपको बताई थी, फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और जीन के ट्रांसफर होने से क्या आती है, वेरिएशन, विभिन्नताएं आएगी, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से जो युग्मक बनते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो अब देख लो यहां से इसके कारण ही क्या आती है, वेरिएशन आती है, ये विभिन्नता उत्पन्न करता है, विभिन्नता उत्पन्न करता है। तो जीवों के अंदर जो विभिन्नता आती है वो किसके कारण आती है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब अपन समसूत्री जब पढ़ा था तो वहां पे अपने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे सीधा प्रोपेज था, प्रोपेज से सीधा मेटाफेज में आते थे, इसकी प्रोपेज की कोई अवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो तो 5 अवस्था है, ठीक है, जिसमें चौथी जो पढ़ रहे हैं अपन डिप्लोटीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र जो होते हैं वो अधिक कुंडलित हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड जो होते हैं एक दूसरे बिंदुओं से जुड़े रहते हैं, जिसको क्याजमेटा बोलते हैं। और क्याजमेटा पे क्या होता है, जीन का विनिमय होता है। क्या होता है, जीन का विनिमय, और जीन का विनिमय होने से क्या बनता है, आनुवंशिक पुनर्योजन होता है, यानी नई कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर देखो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, यानी जीन विनिमय हो गया यहाँ पे। फिर होता है पारगतिक्रम, जिसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अंतिम अवस्था है प्रोपेज की। अधिकतम कुंडलन हो जाने के कारण युगली, लघुतम और क्या होता है, स्थूलम हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, छोटे एवं मोटे हो जाएंगे। युगली गुणसूत्र, अब मैं वही युगली गुणसूत्र मतलब जिसमें 2 होते हैं, ठीक है, 2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, समजात गुणसूत्र कहते हैं। एक मिनट, एक और बताना था आपको, 4 एक आया था चतुष्कीय, चतुष्कीय में देख लो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये क्या है, टेट्रावेलेंट है। कैसे है, टेट्रावेलेंट है। फिर देखेंगे सेंट्रोमियर और असमजात। असमजात का मतलब एक रेड और एक ब्लू के खंड एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। जैसे ये जो थे, जो पास में आए थे, वो इस अवस्था में ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इस तरह के हो जाएंगे। किसके अंदर, जो नेक्स्ट वाली है डाइकाइनेसिस के अंदर। ये कहां पे होती है, ये अलग कब होते हैं, डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाएंगे। तो इस अवस्था में आपको गुणसूत्र दोनों कैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे ये जो है ये एक दूसरे से दूर हटते जाएंगे, ठीक है। तो विकर्षण के कारण, आपस में विकर्षण के कारण ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब देखो वापस प्रोपेज की कुछ अवस्था जो समसूत्री में थी वो का वो इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एंड में जाके वही केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, धीरे धीरे ये वाली केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ठीक है। और सेंट्रोमियर वही क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं ना, तारक केंद्र, वो क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, ये सेंट्रियोल, जिसको बोलेंगे अपन तारक केंद्र। तारक केंद्र कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और उनसे क्या बनती है, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं या तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। फिर है तरकु तंतु, ये आ गया,
ठीक है, इनका निर्माण पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे तर्क तंतु बनना पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट जो अंतिम जो है वो है डाइकाइनेसिस, जिसको पांचवी जो अवस्था है प्रोपेज की, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में देखो, जब तक डाइकाइनेसिस पूरी होती है तब तक ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब होती है नेक्स्ट जो आती है वो होती है मध्य अवस्था। प्रोपेज कंप्लीट होने के बाद में कोशिका जो होती है वो प्रवेश करती है मध्य अवस्था के अंदर। मध्य अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र देखो आप अभी भी देख रहे हो इसमें चेंजेस है, ये विनिमय के कारण गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं, मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं ये, मध्य पट्टिका पे। युगली गुणसूत्र अपने आप को मध्य तल पर व्यवस्थित कर लेते हैं। तर्कु तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के द्वारा, ये तर्कु तंतु, तर्कु तंतु, तर्कु तंतु जो है वो किससे, ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किससे जुड़ गए, ये सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो तर्कु तंतु जो होता है वो किससे जुड़ जाता है, सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। तो सेंट्रोमियर से तर्कु तंतु क्या हो गया, जुड़ गया। युगली का एक सेंट्रोमियर एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। जैसे एक सेंट्रोमियर जो होता है वो एक, ठीक है, दूसरा जो होता है वो विपरीत ध्रुव, ये दोनों ध्रुव की तरफ ये रहते हैं। संजात गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि सभी मात्र एवं जनक गुणसूत्रों में के ध्रुवों पर नहीं जुड़ पाते, तथा दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ मात्र एवं कुछ जनक गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहो, किसी में क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, जो गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स है वो हो जाते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके सभी मात्र या जनक गुणसूत्र एक ही ध्रुव पे हो, एक ध्रुव पे नहीं जुड़ पाते। ठीक है, यानी एक जो रहता है वो इस तरफ रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा। ठीक है, मैंने इसमें याद रखना है कि मध्य अवस्था पे, यहाँ पे जो मध्य तल पे ये व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तर्कु तंतु जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। फिर होती है पश्चावस्था, जिसको बोला जाता है एनाफेज। क्या बोला जाता है, एनाफेज बोला जाता है, एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तर्कु तंतु छोटे होने लगते हैं। ठीक है, समझात समजात गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर तर्कु तंतुओं के साथ साथ विपरीत ध्रुवों की ओर खींच जाते हैं, जिससे सेंट्रोमियर में विभाजन नहीं होता। मेन चीज याद रखना है ये वाली, इंपॉर्टेंट। जब समसूत्री पढ़ाता है तब उसकी एनाफेज अवस्था के अंदर अपने पढ़ाता कि इसके समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनके सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के कारण दोनों अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो आप देख रहे हो कि पूरा जोड़े के जोड़े जा रहा है, लेकिन जब समसूत्री में पढ़ाता तो समसूत्री में कैसे जाता था ठीक है, समसूत्री में देखोगे तो आपको इस तरह से ये एक, ठीक है, ये सेंट्रोमियर इसका आ गया। ठीक है, तो दूसरा वाला आपको इसके विपरीत ध्रुवों की तरफ ये जाता था समसूत्री में। किसमें जाता था, ये समसूत्री में जाता था, इस तरह से। ठीक, यहां पे देख रहे हो कि कितने जा रहे हैं, पूरे युग्म के युग्म जा रहे हैं। अच्छा, टोटल गुणसूत्र यहाँ पे कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 और 6 है। कितने हैं, 6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रोमियर की नंबर कितने होंगे, 3, और इधर कितने होंगे, 3। ठीक है, यानी जो टोटल जो थे इससे 2 कोशिका बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, 2 कोशिका। ऊपर वाली कोशिका में सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, 3। नीचे वाले में भी कितनी है, 3, यानी 6 की क्या होगी, आधी आधी होगी, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। मेन चीज यही समझना है यहां से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि गुणसूत्र आपके मन में आएगा कि भाई आधे तो उसमें हुए थे, ठीक है, इसमें तो पूरे जा रहे हैं, तो पूरे होने चाहिए, लेकिन देखो पूरा जो होता है पूरा जोड़ा जा रहा है। टोटल इसके 6 थे, टोटल कितने थे, 6 थे, और 6 में से आप देखोगे कि 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए। लेकिन यहां देखो टोटल जैसे 3 थे, 6 थे, तो 6 में से क्या होते हैं, 6 सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि आधे आधे जा रहे हैं ना, तो 6 सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ होंगे, 6 ही कहां होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, ये आप देखोगे तो ये कैसा है, समसूत्री है। समसूत्री में ऐसा होता है इस अवस्था में। ठीक है, और अर्धसूत्री में ये होता है, अर्धसूत्री में ये होता है। ठीक है, तो टोटल 6 थे, तो सेंट्रोमियर के नंबर के हिसाब से भी बता सकते हैं कि कौन सा विभाजन है।
सेंट्रोमियर के नंबर आधे हो जाते हैं तब तो बोलते हैं अर्धसूत्री, सेंट्रोमियर के नंबर उतने के उतने रहते हैं तब बोलते हैं उसको समसूत्री। तो यहाँ पे एक, पहले ये एक था, पहले ये एक था, पहले ये इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है, समसूत्री में इस तरह से होता है। फिर एक सेंट्रोमियर ऊपर चला गया आधा और आधा, तो ये अर्धगुणसूत्र चले जाते हैं। किसने चले जाते हैं? अर्धगुणसूत्र। लेकिन सेंट्रोमियर की संख्या देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो सेंट्रोमियर की संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी। अगर ऐसे कैसे 6 है तो 6 ऊपर चले गए सेंट्रोमियर की संख्या, और नीचे भी कितनी आ गई 6, तो ये समसूत्री में होता है। अर्धसूत्री में देखो कि पूरे जा रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने थे? 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 6 थे। तो अब देखो ऊपर वाले सेल जब बनेगी तब इसमें सेंट्रोमियर कितने हो गए? 1 2 3 3 है, नीचे वाले में कितने? 1 2 3 3 है, तो इसमें कैसे हो गए? आधे हो गए, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में यही अंतर होता है कि इसमें पूरा युग्म जो होता है गुणसूत्र का वो जाता है, अर्धगुणसूत्र नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण सेंट्रोमियर की संख्या कैसी हो जाती है? आधी, जिससे गुणसूत्रों की संख्या भी कैसी होती है? आधी होती है। इस प्रकार के जनन में जो होता है वो, इस प्रकार के जनन में केंद्रक व गुणसूत्रों का आधा भाग ध्रुवों की तरफ पहुंच जाता है। देखो आधा भाग जो होता है वो किसकी तरफ पहुंच जाता है? ध्रुवों पे पहुंच जाता है। शेष आधा भाग विपरीत ध्रुवों पे चला जाता है। आधा ऊपर एक ध्रुव पे चला गया तो दूसरा नीचे वाले ध्रुव पे, तो एक ये वाला ध्रुव है तो दूसरा ये वाला ध्रुव है। गुणसूत्रों का पृथक समुच्चय जो किसी एक ध्रुव पे पहुंचता है, जनक या मात्र गुणसूत्र मिले जुले भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें नया संयोजन होता है। नया संयोजन किसके कारण हुआ था? जीन विनिमय के कारण, ठीक है। तो आप देखो ये नया संयोजन है, इसमें ब्लू वाला आ रहा है तो इसमें रेड वाला आ रहा है, इसमें वापस ब्लू वाला आ रहा है, इसमें रेड वाला आ रहा है, इसमें रेड वाला आ रहा है, इसमें ब्लू वाला आ रहा है, तो ये नया संयोजन है, ठीक है। तो जब भी ये पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा इनको? मात्रक गुणसूत्रों के मिले जुले भाग है। मात्रक गुणसूत्र के ये क्या है? मिले जुले भाग है, जिनके कारण इसमें क्या आता है? नया संयोजन बनता है, और जिसके कारण ही जीवों के अंदर क्या आती है? विभिन्नता आती है। जीन विनिमय के कारण क्या बनते हैं? यहाँ पे नया संयोजन बनता है। नेक्स्ट जो है वो अंत्यावस्था, जिसको बोला जाता है टीलोफेज। जिसको बोला जाता है टीलोफेज बोला जाता है, ठीक है। अंत्यावस्था फर्स्ट है ये। पृथक हुए गुणसूत्र नवीनतम संतति के केंद्रों में विकुंडलित हो जाते हैं। जब जैसे ये गुणसूत्र वापस देखो, एक इस ध्रुव पे पहुंच गया, दूसरा इस ध्रुव पे पहुंच गया, तो एक वापस जो होते हैं वो पहले जैसे हो गया, देखो, ठीक है। यही वही याद रखना है, किसकी उल्टी होती है? प्रोपेज की, ठीक है। प्रोपेज में धीरे धीरे वो छोटे से मोटे हो जाते हैं। अब यहाँ पे वापस कैसे हो जाते हैं? विकुंडलित हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो धागे नुमा संरचना बना लेंगे। तो याद देखो, पहले अभी जो अगली वाली संरचना में आपको इस तरह से दिख रहे थे, ठीक है। अब देख लो अब कैसे दिख रहा है आपको धागे जैसे दिखने लग जाते। संतति में सेंट्रोमियर की संख्या, देखो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सेंट्रोमियर की संख्या केंद्र की तुलना में आधी होती है, लेकिन चूंकि प्रत्येक सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड होते हैं, अतः दोनों ध्रुवों पे अंत्यावस्था में डीएनए की मात्रा समान रहती है। डीएनए की मात्रा तो समान रहती है, सेंट्रोमियर कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। डीएनए की मात्रा क्या रहेगी? समान, लेकिन सेंट्रोमियर कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। और सेंट्रोमियर आधे हो गए मतलब सीधी सी बात है कि क्रोमोसोम भी कैसे हो गए? आधे हो गए। संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा पश्चावस्था की तुलना में आधी रह जाती है। डीएनए की मात्रा कैसी रहती है? आधी रह जाती है। केंद्रिका फिर से दिखाई देने लगती है। देखो केंद्रिका जो विलुप्त हो गई थी वो वापस यहाँ पे बनने लग जाती है। दूसरी चीज केंद्रक झिल्ली जो है वो भी यहाँ पे बनने लग जाती है। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली इसके ऊपर बनने लग जाएगी। इसके ऊपर भी केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बनने लग जाती है, ठीक है। संतति केंद्रों को में दूसरा अर्ध सूत्री विभाजन के लिए आरंभ हो जाती है। अब जैसे ही यहां से 1 से 2 कोशिका बन जाएगी, 1 से 2 कोशिका जब बन जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर अब ये वापस, अब देखो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? आधी, n रह गई है, ठीक है। पहले कैसी थी? 2n थी, तो यहाँ पे अब कैसी हो गई है? ये n हो गई है। कैसी हो गई है? n हो गई है, ठीक है। क्योंकि पहले जो थी यहाँ पे 2n थी, दोनों को मिला के 2n थी, n इसमें आया, आधा इसमें आया, आधा इसमें आया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी हो गई है? ये n हो गई है। अब ये आगे चलेगी दूसरी अवस्था में, ठीक है, जिसको बोला जाता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। मियोसिस सेकेंड या अर्धसूत्री जो विभाजन है वो द्वितीय या सेकेंड, ठीक है, वो जो होता है वो समसूत्री प्रकार का ही होता है।
तो समसूत्री प्रकार का होता है, यानी जो समसूत्री में जो अपन ने पढ़ा था वो का वो यहाँ पे अपने को याद करना है। जो प्रोसेस समसूत्री में हो रहा था वो का वो जो किसमें होगा, मेटाफेज सॉरी इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में होगा। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इसकी भी 4 अवस्था है। अब देखो ये सेकेंड है इसलिए प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज फेज सेकेंड, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में वही। अब देखो अब अपने पास में कोशिका कैसी है, ये पहले 2n थी, प्रथम विभाजन हुआ तब अपने पास में क्या बनी, n बनी, ठीक है। ये कौन सा हुआ, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम। तो 2 कोशिका बनी। अब ये कोशिका जो है वो जाएगी इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर, ठीक है। ये पहले हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर क्या बनी, एन आदि आदि हो गई। लेकिन ये कैसा होता है, समसूत्री प्रकार का है, समसूत्री प्रकार का है, समसूत्री प्रकार का। कौन सा विभाजन, ये समसूत्री, जिसको अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो का वही है इसके भी अंदर। प्रोफेज में क्या होगा, वही केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी, कोशिका अंग जो होते हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रक झिल्ली होगी वो कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रिका, कोशिकांग विलुप्त, ठीक है। फिर वही सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, तारक केंद्र का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम से क्या हो जाएगा, तारक केंद्र का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में ये तारक केंद्र, तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाएगा। फिर मध्यावस्था में, ठीक है, मध्यावस्था में वही गुणसूत्र कहां पे आ जाते हैं, मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं, ठीक है, मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और संघनन हो जाते हैं। एनाफेज में इसमें सेंट्रोमियर विभाजित करेगा, सेंट्रोमियर विभाजित, विभाजित और क्या बनाएंगे, 2 क्रोमेटिड बनेंगे, क्रोमेटिड्स, यानी अर्ध गुण, अर्ध गुण सूत्र, ठीक है, अर्ध गुण सूत्र बनेंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर विभाजित होकर 2 अर्ध गुण सूत्र बनाते हैं। अब ये अर्ध गुण सूत्र जो है, ठीक है, ये जलते हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में बताया था, जैसे 6 थे टोटल, ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 वाले जो हैं, अब इसमें क्या होगा, 3 वाले जो थे तो 3 वाले में क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, विभाजित, इस तरह से थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तंतु तंतु बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, ये आधे हो गए, ये चला गया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, पहले कितनी थी, जैसे टोटल यहाँ पे अपने इसमें 3 थी, ठीक है। इधर भी देखो, जब इससे 2 कोशिका बनेगी तो इसमें सेंट्रोमियर की संख्या 1, 2 और 3, इसमें भी कितनी है, 3, इधर भी कितनी है, 3, तो समान रह रहे, इसके अंदर 3 है, ठीक है।
तो इसके अंदर कितनी हुई, 3 3 हुई। तो ये किस तरह का विभाजन है, ये समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, वापस यही विपरीत ध्रुव पे आके जाएंगे। ठीक है, ये विपरीत ध्रुव पे आ गए और वापस क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, ये कुंडलित हो गए। ठीक है, फिर वही इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, केंद्रक झिल्ली आ गई, ये केंद्रक झिल्ली आ गई। तो आपको एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर ये कोशिका में फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका, दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा, दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दो कोशिका बन जाएगी साइटोकाइनेसिस से। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस से क्या हो जाएगी, दो कोशिका बन जाएगी। तो वही है पूर्वावस्था में वही केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, ये का ये होता है। ये ध्यान जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहले जो अपन ने पढ़े थे इसमें, जैसे यहाँ पे कितने थे, 3 थे, ये 3 आपको बताए थे मैंने एक एग्जाम्पल में। ठीक है, अपने 46 होता है तो 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए। ठीक है, अपनी बात करेंगे तो 46 है तो यहाँ पे 23 हो गए और 23 ही नीचे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ही है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ पे आधे आधे हो गए। लेकिन आप जब इसमें देखोगे इस वाले में, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, देखो 3 ऊपर है, 1 2 3 और 3 ही क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ 3 बनेंगे और 3 के 3 वो के वो रहेंगे। तो पहले भी कितने थे, 3 के 3 ही थे। ठीक है, तो 3 के 3 समान रह रहे हैं। ठीक है, समान रह रहे, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये समसूत्री प्रकार का। तो मियोसिस सेकंड जो होता है वो समसूत्री प्रकार का होता है। ये एक चार्ट के माध्यम से बताया है। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेज है, अंतरावस्था। ठीक है, उसके बाद में प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो जाता है, ये क्रॉसिंग ओवर वगैरह, लिप्टोटिन, पैकाइटिन है। ठीक है, डाइकाइनेसिस है, ये सारे जाइगोटिन है, ये सारे प्रोसेस इसके होने के बाद में फिर आता है मेटाफेज में ये मध्य पट्टिका पे व्यवस्थित हो गए। ठीक है, मध्य पट्टिका पे होने पे एनाफेज, ये विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन कर रहे हैं। तो देखो सेंट्रोमियर बढ़ गए, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, तो अब देखो यहाँ पे 2 2 आ रहे, 1 2 1 2। तो यहाँ पे कितने आए सेंट्रोमियर, 2, इधर भी कितने, 2। पहले कितने थे, यहाँ पे 4 थे, कितने थे, 4, अब 2 2 हो गए। इसमें भी कितने बने, 2 और 2। ठीक है, अब अपने पास में ये कोशिका, इसमें कितने, 2, 1 और 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, 2 सेंट्रोमियर है। फिर वापस ये आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, फिर जाता है ये सेकंड के अंदर, तो सेकंड में जाएगा तो वही मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 सेल बन गई। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये मियोसिस सेकंड, वो फर्स्ट में कितना हो गया, 2 सेल बन गई। सेंट्रोमियर टोटल 4 थे। ठीक है, 4 इसमें भी 4 थे, लेकिन एनाफेज में, इस अवस्था में तो विभाजन का होता है एनाफेज के अंदर। ठीक है, लेकिन एनाफेज में होता है जो 4 जो थे वो 2 इधर चले जाते हैं, 2 इधर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे मेटाफेज में, यहाँ पे 2 ऊपर 2 और यहाँ पे 2, तो अभी भी 2 और 2 चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2 और अभी भी यहाँ पे 2, ये मेटाफेज है। ठीक है, ये प्रोपेज है, ये मेटाफेज है। ठीक है, यहाँ पे है एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि देखो सेंट्रोमियर 1 इधर भी 1 इधर भी 1। देखो अब देखो, आप देखो कितने सेंट्रोमियर, इधर 2 है और इधर भी क्या है, 2 है। ठीक है, नीचे वाले में ये सेल भी विभाजित करेगी, ये भी 2 और 2 है। ठीक है, तो देखो समान रह रहे हैं। इसके अंदर देखोगे तो आप सेंट्रोमियर अभी भी कितने, यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो अब कितने रहे, 2 2 2। ठीक है, तो एक जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। तो 4 सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, इसके अंदर आधे हो जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रकार जो है, ये फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सेकंड यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये कैसा होता है, समसूत्री प्रकार का है, समसूत्री प्रकार। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कोशिका में जब विभाजन हुआ, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ तो 2 थे सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी कितने थे, 2 थे। अब देखो यहाँ लास्ट में भी कितने, 2 है। लेकिन यहाँ पे देखो जब शुरुआत हुई थी तब कितने थे, 4 थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आते कैसे हो गए, ये 2 हो गए। तो मियोसिस सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं रेडेक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, रेडेक्शनल डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, तो चार्ट के माध्यम से मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि कैसे ये मियोसिस सेकंड कहलाता है। ठीक है, वो समसूत्री प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि समसूत्री क्या है, अर्धसूत्री क्या है। सेंट्रोमियर की संख्या आपको बतानी है। फिर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके महत्व क्या है। तो पहली चीज, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो इसमें नियत बनी रहती है। सपोज मान लो नर युग्मक है और मादा युग्मक है। नर युग्मक n हो गया,
विभाजन के कारण पहले कैसा था, 2n से n बना, मादा युग्मक जो था वो भी कैसा बना, n बना, 2n से n बना। अच्छा, इनमें दोनों में जब निषेचन होगा तो जो संतति आएगी, संतति के अंदर वापस कैसा हो गया, 2n हो गया। अगर ये 2n नहीं होता तो आने वाले टाइम के अंदर 2n और 2n वापस बनते हैं तो 4n, तो 4n वाली तो अपन स्पीसीज भी नहीं है, अपने अंदर तो 46 होते हैं, 46 और 23 और 23 46 होंगे, ठीक है, लेकिन 46 और 46 तो 92 हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही करते रहे तो क्रोमोजोम ही क्रोमोजोम हो जाएंगे इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, एन जो है वो क्या कर रहा है, वापस मेंटेन कर रहा है, अब वापस इसमें युग्मक बनेंगे तो वापस ये का ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या इस पे नियत बनी रहती है, वो किसके कारण बनी रहती है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण बनी रहती है, ठीक है। नर युग्मक में 4 कोशिका बनती है, ध्यान रखना, नर युग्मक में बनती है 4, ठीक है, लेकिन मादा युग्मक जब बनता है अपने अंदर युग्मक में बनती है 1, 3 जो होती है वो क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉइड हो जाती है। कितनी बनती है, 1 बनती है, 1 ही रहती है, अंडाणु हमेशा 1 बनेगा। ये स्पीसीज विभिन्न पौधों की पीढ़ियों में लैंगिक जनन होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, ध्यान रखना। तो नियत किस विभाजन के कारण बनी रहती है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण में, युग्मक जनन में, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोला जाता है, युग्मक जनन, युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, के दौरान होती है। यानी ये कब होता है, युग्मक बनते हैं तब होती है। इसके दौरान गैमेटो में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से घट के कैसी हो जाती है, n हो जाती है, 2n से कितनी हो जाती है, n हो जाती है, ठीक है। ये अगुणित गैमेट निषेचन होता है, ये निषेचन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हुआ, ये निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में संयत होकर द्विगुणित बना देता है, ये वापस कैसा हो गया, 2n यानी द्विगुणित हो गया। कैसा हो गया, ये द्विगुणित हो गया, युग्मनज बनता है, इसको बोला जाता है युग्मनज, यानी ये जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट, जिसको बोला जाता है युग्मनज, ठीक है, ये युग्मनज बन गया, निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज में सामान्य द्विगुणित व्यवस्थित होते हैं, ये कैसा हो गया, सब भी इसमें द्विगुणित ही होंगे। पूर्वावस्था के लक्षणों में नए संयोजन के कारण, क्या, नए संयोजनों के कारण में स्थापित हो जाते हैं, यानी जो वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है, विभिन्नता जो आती है वो किसके कारण आती है, जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय होता है जिसके कारण क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। मात्रा एवं जनक गुणसूत्रों के मिश्रित होने पे जो अपने अंदर भी देखो, माँ और पिता दोनों के अपने कैरेक्टर अपने अंदर आते हैं, यानी गुण जो होते हैं वो दोनों के आते हैं, क्योंकि एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, दोनों से आते हैं, ठीक है। तो दोनों से यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों के गुण आएंगे, जिसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। पूर्वावस्था फर्स्ट के दौरान जीन विनिमय के कारण, ठीक है, और इसके परिणाम फलस्वरूप संतति में माँ बाप और दोनों के गुण समावेश होता है, जिससे नए पुनर्योजन बनता है। डीएनए का क्या बनता है, जो जीन है वो क्या हो जाती है, पुनर्योजित हो जाती है। पुनर्योजित का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसलिए रिकॉम्बिनेशन होने के कारण, जीन विनिमय होने के कारण जो संततियों में आती है, क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, वेरिएशन आती है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही जीवों के अंदर क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, जिससे धीरे धीरे, और इससे क्या होता है, एक और भी महत्व देखे तो इवोल्यूशन में, किसमें, इवोल्यूशन के अंदर इसमें महत्व है। इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं अपन उद्विकास, जीवों के अंदर जो नई जातियां बनती है, धीरे धीरे जो नई जातियां जो बनती है, ठीक है, उसका कारण भी क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। क्योंकि धीरे धीरे जब परिवर्तन आता जाएंगे तो परिवर्तनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वेरिएशन की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और कुछ एन के अंदर आप देखोगे कि जो स्पीसीज जो है वो पुरानी वाली स्पीसीज से बिल्कुल नई हो जाएगी, ठीक है, और नई होने पे एक नई जाति का क्या करती है, उत्पन्न करती है, इवोल्यूशन। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लाखों साल लग जाते हैं इवोल्यूशन होने के अंदर। तीसरा है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसको अमाइटोसिस, तीसरा टाइप जो है वो असूत्री विभाजन है, ठीक है। ये विकसित जो होता है ये जीवाणुओं के अंदर होता है, नीलहरित शैवालों के अंदर होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर होता है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। इस विभाजन से पहले केंद्रक विभाजन होता है और फिर क्या होती है, कोशिका द्रव होती है, ठीक है। और इसमें अमाउंट जो होता है वो जीवदरीय अमाउंट, जीवदरीय की मात्रा निश्चित नहीं होती। जीवदरीय कितना जाएगा वो कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो जीवदरीय की मात्रा जो होती है वो इसके अंदर निश्चित नहीं होती, इसलिए असूत्री विभाजन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है इसको, असूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आज की अपनी क्लास के अंदर असूत्री विभाजन, ठीक है। असूत्री विभाजन आपको समझ में आ चुका होगा,
ठीक है। सबसे पहला जो था वो था अर्धसूत्री विभाजन के जिसको खोजा था वीजमैन ने, और इसका नाम जो दिया था वो फॉर्मर और मोरे ने दिया था। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो वो होती है संततियों के अंदर जो बनती है वो आधी रह जाती है जनक से। ठीक है, और युग्मक जो होते हैं वो आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जीन विनिमय के कारण दोनों के गुण जो होते हैं वो इसके अंदर या जीनों का प्रवेश हो जाता है। फिर इसके प्रकार बताए अपन ने देखा कि विक्तो होता है पूर्वावस्था, सॉरी असूत्री फर्स्ट में भी पूर्वावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्था। फिर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये पूर्वावस्था की अवस्था है। ठीक है, उपअवस्था जिसे बोलते हैं। फिर आता है ये कौन सा विभाजन है? सेकंड जो होता है वो समसूत्री प्रकार का होता है। फिर हमने लेप्टोटीन पढ़ा। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली वगैरह स्पष्ट रहती है। ठीक है, धीरे धीरे जो होते हैं ये कुंडलित होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है जाइगोटीन जिसमें युग्मक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर है पैकाइटिन के अंदर अपन देखोगे कि जीन विनिमय जो होता है एक्स वगैरह जो होता है वो क्या हो जाता है, बन जाता है, और जीन विनिमय आरंभ हो जाता है या जीन विनिमय हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी चालू रहता है। डिप्लोटीन में भी जीन विनिमय होता रहेगा। ठीक है, और डाइकाइनेसिस के अंदर जो आपस में क्रॉस बने थे गुणसूत्र वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से संरचना बन जाती है जो ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये ब्लू रेड वाला कलर जो है इस पे आ गया, इस वाला का कलर जो होता है वो इस पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाइकाइनेसिस, इसमें अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है मध्यावस्था जिसमें मध्य पट्टिका पे व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और मध्य पट्टिका पे जब व्यवस्थित होता है वो क्या से होते हैं, एक ध्रुव पे रहते हैं, एक अलग ध्रुव पे रहता है, दूसरा अलग वाले ध्रुव से जुड़ता रहता है। पच्यावस्था, इसमें क्या होता है, पूरा युग्म का युग्म क्या होता है, ऊपर की तरफ या विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। ऊपर वाला जो बताया मैंने समसूत्री का बताया। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर वाला क्या समसूत्री में ऐसा होता है, युग्म होता है, फिर सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं। तो देखो सेंट्रोमियर जो है वो दोनों सेम रहेंगे, एक है, एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा विभाजित होके। तो सेंट्रोमियर की संख्या ऊपर भी 6 है, जैसे एग्जांपल लिया अपने 6 का एग्जांपल लिया था, तो 6 ऊपर रह जाएंगे और 6 ही नीचे रह जाएंगे, इसलिए समान रहते हैं। इसमें क्या थे, 6 थे टोटल, कितने थे टोटल अपन मान लेते 6 थे, तो 6 में से 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे, मतलब आधे आधा हो गए। अंत्यावस्था, इसमें वापस वो विकुंडलित हो जाते हैं, वापस धागे जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी एक एक ध्रुवों पे जाके और केंद्रिक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, कोशिका अंगों का भी निर्माण वापस होने लगता है। ठीक है, फिर ये विभाजन सेकंड है जो समसूत्री प्रकार का होता है। फिर आपको ये चार्ट के माध्यम से बताया। ठीक है, इसको देखना एक बार, दो दो करके, ये दो दो है और ये सेम रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 थे पहले, तो पहला जो है वो रेडेक्शनल डिवीजन है। ठीक है, इसमें अंदर क्या हुआ कि जो कमी हो गई है। ठीक है, 4 से कितने बन गए, ये 2 बन गए, और यहाँ पे 2 से वापस 2 ही रह रहे। फिर महत्व है, एक तो गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, और दूसरी जो है वो आप देखोगे कि ये मात्र कोशिका और जनक जो गुणसूत्रों में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे क्या है दोनों के गुण उसमें संतति के अंदर आते हैं। फिर असूत्री विभाजन, जो अमीबा वगैरह जो जीवाणु वगैरह उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए।